अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन ईद का दिन, खुशी का दिन। इस दिन पर हम तमाम दुनिया के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही अमन और शांति की दुआ के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल और जवाबात को। क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर लेते हैं। सबसे पहला सवाल मिर्ज़ा अदनान साहब का। कहते हैं कि आंतों की सोजिश है, तबखीर इससे भी होती है क्या? नहीं जनाब, आंतों की सोजिश से तबखीर नहीं होती है और इसके लिए दूसरी अलामात होती हैं। आंतों की सोजिश का यूनानी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप अपने पास के किसी भी हकीम से रब्ता कायम करें और अगर आप चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अनिल जी का सवाल है वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट। इनफैक्ट वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट दवाओं से नहीं हो पाता है, इसमें सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है। साजिद अली साहब का सवाल है कि क्या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं क्या? जी हाँ, हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है। 9414053251 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। एक सवाल यह है कि अगर मास्टरबेशन की वजह से मैदा कमज़ोर हो जाए तो उसकी क्या दवा होगी? देखिए, ये सवाल तो बनता है लेकिन जवाब इतना आसान नहीं है इसका। यूनानी सिस्टम अपना एक पूरा एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है ट्रीटमेंट करने का। उसके लिए जो भी तरीक़ा होता है, जो उसूल होता है, उसके तहत इलाज किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक नुस्खा बता दिया जाए या कोई एक दवा बता दी जाए। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। तो आप अपने आसपास के कोई भी हकीम साहब से मिलें, इंशाल्लाह वो आपकी मदद करेंगे। एक सवाल ये भी है कि हमारे सैयद अब्दुल कादिर साहब का सवाल है। ये हमारे बहुत बुज़ुर्ग हैं और बड़े खैर ख्वाह हैं, हमारी बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे पेशेंट्स बैरून मुल्क, इंडिया से बाहर एब्रॉड भी हैं। तो इसलिए मुबारकबाद सभी को दी जाए। तो इस बात का हमने ख्याल रखा और यही सोचकर हमने ये वीडियो भी बनाया ताकि हम उस जो ध्यान नहीं रहा, कहिए एक आदत सी पड़ी हुई है मुल्क के बारे में बात करने की, तो ऐसा हुआ। लेकिन ये बात सही है। और एक सरवर सिद्दीक़ साहब का सवाल है कि आजकल यूनानी के ज़्यादातर अतिबा सेक्स से रिलेटेड इलाज करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, जो कि गलत बात है। इनका कुछ एक्शन होना चाहिए। देखिए, एक्शन करना तक तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये तो या तो सरकार करेंगी या जो भी इसके लिए अथॉरिटीज़ होती होंगी। कोई अगर गलत कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन यूनानी में वैसे ट्रीटमेंट होते हैं इसके अच्छे। लेकिन कोई गलत दावे हैं, झूठे हैं, कोई एक्सेजरेशन है तो दीगर बात है। एक सवाल ये भी है, क्या लबू बारिद को फ़ीमेल खा सकती है क्या? नहीं, लबू बारिद मेल्स के हिसाब का ही बना हुआ है। हकीम इब्राहिम साहब, हकीम इब्राहिम फाउंडेशन का एक सवाल है कि भुलावा का तेल चाहिए। जी हाँ, हमारे यहाँ इस तरह की जो मुदब्बर और मुसफ़ी दवाएं हैं ख़ास तौर से अवेलेबल होती हैं। यूँ तो 500 तरह की दवाएं हैं हमारे पास, लेकिन ये चीज़ें हमारी स्पेशलिटी हैं। हाउस ऑफ हर्ब जयपुर, 9214053251 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। एक सवाल है कि बालछड़ इंसान खाए तो क्या नशा होता है क्या? जी हाँ, ये नींद की दवाओं में या थोड़ी सी ग़ुनूदगी के लिए लाने वाली, इस तरह की सेडेशन वाली या तस्कीन देने वाली दवाओं में शामिल किया जाता है। और यूँ हम दवाओं में भी डालते हैं, वो भी हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारा एक स्टाफ है फीमेल, जो जब भी अच्छा पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है ये, लेकिन फिर भी ज़्यादातर को होता है। तो वो हमारा जो फीमेल स्टाफ है, जब इस बालछड़ जो आती है वो बहुत ही मिट्टी वाली और गंदी आती है, उसको कूट करके और उसको साफ़ किया जाता है, रगड़ा मसला जाता है, छाना जाता है, बहुत कुछ काम किया जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान उसको बहुत सुरूर महसूस होता है, बहुत ग़ुनूदगी महसूस होती है और बहुत नींद सी हल्का महसूस होता है। यानी कि वो उसको करने से जो डस्ट इनहेल होता है, उसी से उनको बहुत ग़ुनूदगी कहिए या सुरूर की कैफियत हासिल होती है। तो इस तरह से ये प्रूवन बात है। एक सवाल फिर से वही कि मोटापा कम करने के लिए दवाएं बताएं। तो देखिए, इलाज इस तरह से नहीं होते हैं कि कोई भी दवा बता दी और वो खा लीजिए। पेशेंट का मिजाज और वर्ज की कैफियत को जाना जाता है, उसी हिसाब से ये सब तय किया जाता है।
मेरी बातें गलत और बुरी तो लग सकती हैं, लेकिन सच हैं और सच कड़वा होता है। तो उस कड़वे को अगर हम हज़म कर लेते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं और कामयाब होते हैं। एक सवाल फिर से वही उसी तरह का, यूट्रस की रसौली का इलाज बताएं। देखिए, इसका इलाज का मेरा जवाब वही रहेगा कि या तो आप हमसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, ताकि हम आपको पूरा ट्रीटमेंट बता सकें, या आसपास जो भी हकीम आपके काबिल समझें आप वहाँ कांटेक्ट करें। एक सवाल ये भी है कि तुख्म खुब्बाजी के सिर्फ बीज इस्तेमाल करने हैं या पंचांग? तो तुख्म ख़त्मी और तुख्म खुब्बाजी दोनों का ही बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सवाल ये है कि आपका मतलब अक्सर बिहार में है क्या? न जाने क्यों इनको ऐसी गलतफहमी हुई। इनफैक्ट हमारा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में है। एक सवाल ये भी है कि कमर कस यूँ ठीक नहीं रहेगा तो उसके साथ हम अंडों की जर्दी के साथ गोलियां बना दें क्या? मेरे हिसाब से ये नुस्खा लॉजिकल नहीं है। एक ख़ास सवाल जो कि समझना ज़रूरी है कि आंवला, एक साहब का नाम हमने नहीं लिखा, आंवला सर्द खुश्क है और काबिज़ है, फिर भी आंवले का जूस पीने से दस्त क्यों हो जाते हैं? देखिए, बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर प्रैक्टिशनर है तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी चाहिए यूनानी की, और एक आम आदमी है तो मैं बताता हूँ। आंवला सर्द खुश्क है, काबिज़ है, ये सच है, लेकिन आंवला काबिज़ है सफरावी मिजाज वालों के लिए, यानी कि ये सफरा को ख़त्म करता है और सफरा की वजह से होने वाली प्रॉब्लम को ठीक करता है, चाहे वो घबराहट हो, बेचैनी हो, या सफरा की वजह से होने वाले दस्त हो, उनको ठीक करता है। लेकिन अगर किसी शख्स के जिस्म में, आंतों में ख़ास तौर से फासिद मादा है जो कि बलगम का है और सौदावा का है, तो ये उसका इखराज करता है। तो अगर किसी शख्स को आंवला खाने से दस्त आ रहे हैं आंवले के, तो इसका मतलब ये है कि उनकी आंतों में, उनके जिस्म में फासिद मादा है और वो बलगमी और सौदावी मादा है। तो ये सफरावी मामले में काबिज़ साबित होता है, बलगमी मिजाज में या बलगमी अवारजात में मुस्हिल साबित होता है। तो इस तरह से चूँकि इसमें सर्दी होती है तो बलगम और जो सौदा की सर्दी है उसको बढ़ा करके और ये इसहाल पैदा कर देता है। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे इस बात को आप। और एक सवाल गोरांग निताई का एक सवाल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब होना ही चाहिए। सवाल ये है कि जो हमने आज सुबह तबखीर में देखा नुस्खा शेयर किया, उसका लॉजिक क्या है? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि तबखीर पैदा होती है मैदे में हरारत और रतूबत के होने से। हरारत उस रतूबत को गर्मी से एवोपोरेट करती है और वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो वो अबखरे बन करके और अपनी अलामात पैदा करते हैं। अब हमने जब ये देखा कि यहाँ पर रतूबत है और हरारत है, यानी कि उसको अब हम गर्म रतूबत कह सकते हैं, और उसकी वजह से जो ऑर्गन है, जो स्टोमक है, वहाँ भी हरारत पैदा हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं ये नुस्खा, देखिए प्रॉपर वे में आप समझिए कि हम जब नुस्खा ले रहे हैं सौंफ बादियान, जो कि मुखरज बलगम है, काते बलगम है और बलगम को डिज़ोल्व करने वाली है, निकालने वाली है। इसलिए हमने यहाँ पर जो रतूबत है, रतूबत जो बलगम की है, उस रतूबत को ये इखराज करने के लिए फिर हमने लिया किशनीस खुश्क। किशनीस जो है वो खुश्की पैदा करता है लेकिन हरारत को भी ख़त्म करता है, यानी कि जो रतूबत है वो सौंफ निकाल देगी और सौंफ के बाद जो रतूबत बचती है उसको ये किशनीस खुश्क कर देगा, और जो हरारत है वहाँ पर ये बरूदत पैदा करेगा, ठंडक और तस्कीन पैदा करेगा। और इसकी ख़ास बात यह है कि कोई भी चीज़ जो भारी होती है, जैसे कि अगर कोई इस तरह की आग जल रही होती है लकड़ी वगैरह में, तो आप मिट्टी डालते हैं तो जल्दी से बुझ जाती है। उसी तरह से जो मैदे की हरारत में अगर आप धनिया खाते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है ये, अब खरे चक्कर वगैरह में बहुत फ़ायदा करता है। फिर हमने लिया है दाना इलायची। दाना इलायची की ख़ास बात यह है कि ये जो है, जो रतूबत जो कि
हज़म करने वाली होती है और जिसकी की कमी है, जिसकी वजह से कि क़ुव्वत हाज़मा कमज़ोर हो गई है या वो क़ुव्वत हज़म नहीं कर पा रही है, उसको तक़वियत देती है ये। और तबाशीर हमने फिर से वो चीज़ ली है जो कि न सिर्फ मादे को सुखाएगी बल्कि मैदे को ठंडक देगी, ताकि वहाँ से जो भी रतूबत, चूँकि इंसान ज़िंदा चीज़ है, रतूबत रोज़ आती रहेगी हर पल। मैदे में अगर हरारत है तो वो फिर से वो गर्म होती रहेगी और वो सिस्टम चलता ही रहेगा। तो इस तरह से हमने ये 4 चीज़ें जब ली हैं, हालाँकि इसमें कुछ लोग खाने का सोडा भी मिलाते हैं, कुछ लोग गुलाब के फूल मिलाते हैं, कुछ लोग शक्कर मिलाते हैं, लेकिन ये बहुत सही नुस्खा है। तो इस तरह से ये नुस्खा का लॉजिक ये है, इसका जो मंतक है। अब इसके बाद हमने ये भी बताया था कि जालिनूस 7 ग्राम शीरे बादियान के साथ, मवीज़ और कसूस के साथ दी जाए। तो जालिनूस चूँकि हाज़मे को सही करने वाली, यानी कि इसके अंदर तकरीबन तमाम हाज़मे की जो एंजाइम्स हैं, जो रतूबात हैं, वो सब कुछ हैं जो कि हज़म में कमी आ रही है इसलिए। लेकिन चूँकि इसमें हरारत है, हाज़म करने वाली चीज़ हमेशा ही हार होगी, लेकिन तो इसलिए हमने यहाँ पर बादियान जो कि उसके साथ बलगम को ख़त्म कर दे, और शीरे मवीज़ जो कि बलगम को निकाल दे, और फाइनली तुख्म कसूस। बहुत ही ध्यान रखने का नुक्ता है ये कि हम जब कसूस को इस्तेमाल करते हैं तो वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो मैदे की रगों में या आंतों की रगों में या कहीं भी जो बलगम के अंदर जो बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो ग्रोथ कर जाते हैं, उस बलगम को, उस लज़ूजी बलगम को ये निकाल करके और जिस्म से बैक्टीरिया सहित बाहर कर देता है। तो इस तरह से ये एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। एग्जैक्टली वो वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है वो है सौंफ का। सौंफ को कि अगर आप स्टडी करेंगे और हमारे वीडियोस देखिए सौंफ के बारे में, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से ये एक बहुत ही लॉजिकल और बैलेंस्ड नुस्खा है तबखीर मैदा के लिए। आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें, इसको देखेंगे। बस शर्त और सवाल यही है कि डायग्नोसिस सही हो, दवाएं सही हो। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।